यदि आप ज़रा सी बातों में एंटीबायोटिक दवाओं का यूज करते हैं या बिना किसी अच्छे डॉक्टर के प्रेस्क्राइब किए बगैर एंटीबायोटिक दवाओं का बहुत अधिक सेवन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस व अन्य संस्थाओं द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं पर की गई स्टडी के आंकड़े बहुत ही हैरान कर देने वाले हैं। पहली बार इस तरह के हुए स्टडी में यह बताया गया है कि सन 1990 से अब तक एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण करीब 36 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसमें 2021 में मरने वालों की कुल संख्या 1.14 मिलियन थी और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार सन 2050 तक यह आंकड़ा 10 मिलियन प्रतिवर्ष तक पहुंच जाएगा। और यदि अभी इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो WHO के अनुसार 2050 तक मरने वालों की कुल संख्या 39 मिलियन के करीब पहुंच जाएगी। इसका मतलब हर 1 मिनट में लगभग 3 लोगों की मृत्यु। इस वीडियो में हम समझते हैं कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है और यह कैसे उत्पन्न होता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। AMR मतलब एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। यह एक समूह है छोटे माइक्रोब के रेजिस्टेंस का। जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीमाइक्रोबियल ड्रग के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है तो फिर इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इलाज मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक या अधिक ड्रग के अगेंस्ट में वे रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं, जिससे इन ड्रग का इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे जीव होते हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। इसमें फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ व अलगाई शामिल हैं। यद्यपि वायरस नॉन लिविंग है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत नहीं आते, किंतु ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो AMR समूह में सामान्यतः बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस आते हैं। फंगी एंटी फंगल रेजिस्टेंस, वायरस एंटीवायरल रेजिस्टेंस, प्रोटोजोआ एंटी प्रोटोजोवाल रेजिस्टेंस और बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उत्पन्न कर लेते हैं। यह सभी कुल मिलाकर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहलाता है। यह रेजिस्टेंस कई एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के प्रति उत्पन्न हो जाता है तो इसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं और इसी को सुपर बग भी कह देते हैं। इस प्रकार सभी प्रकार के माइक्रोब ड्रग के प्रति रेजिस्टेंस उत्पन्न कर सकते हैं। इन माइक्रोब में रेजिस्टेंस नेचुरली होता है, लेकिन यह प्रायः एंटीमाइक्रोबियल ड्रग के ज़्यादा उपयोग के कारण भी उत्पन्न होता है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अंदर सबसे बड़ा समूह बैक्टीरिया द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति उत्पन्न रेजिस्टेंस है। इनमें से 3 सबसे अधिक कॉमन पैथोजन ई कोलाई, जिससे गट इन्फेक्शन होता है, और एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति इसकी संवेदनशीलता 2017 में 81.4% से घटकर 2023 में 62.7% हो गई है। मतलब इस पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर 2017 की तुलना में कम हुआ है। दूसरा क्लेब्सिएला निमोनियाई, जो निमोनिया और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कारण बनता है। इसकी भी एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति संवेदनशीलता लगभग 2017 में 58.5% से घटकर 2023 में 37.6% हो गई है। तीसरा एसिनेटोबैक्टर बाउमानी, जिसका रेजिस्टेंस कार्बापेनेम दवाओं के प्रति अभी 88% पर है। इस प्रकार कार्बापेनेम स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति भी हाईली रेजिस्टेंस होते हैं। बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस जेनेटिक म्यूटेशन के कारण हो सकता है या एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में इस प्रकार के रेजिस्टेंस के जीन्स का ट्रांसफ़र होने से हो सकता है, जिससे ये अपने सेल के बाहरी वॉल को मजबूत कर लेते हैं या कोई एंजाइम बना लेते हैं और एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं। बहुत अधिक एंटीबायोटिक दवाओं का यूज करने से उन बैक्टीरिया के जीन्स में इस प्रकार का म्यूटेशन होता है, जिससे कि वे एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति रेजिस्टेंस पैदा कर लेती हैं।
इस प्रकार यदि इन्फेक्शन इन रेजिस्टेंट माइक्रोब्स के कारण होता है तो उनका इलाज करना और भी मुश्किल हो जाता है और फिर इनका इलाज करने के लिए अधिक हैवी डोज की आवश्यकता होती है, जो अधिक टॉक्सिक हो सकती है और जिस पर अधिक खर्च भी होगा और जो बॉडी के लिए ज़रूरी माइक्रोब्स को भी ख़त्म कर सकती है। लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में 8.1% से 93% तक लोग खुद से एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करते हैं। जैसे भारत के पंजाब में माइनर हेल्थ इशू होने पर लगभग 73% पॉपुलेशन खुद से एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करते हैं, जिससे माइक्रोब्स रेजिस्टेंस होने का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल द्वारा भी बहुत अधिक एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है। एक स्टडी के मुताबिक फ्रांस में इंटेंसिव केयर यूनिट में 30 से 60% तक दी गई एंटीबायोटिक दवाएं अनावश्यक होती हैं। इसी तरह ग्लोबल कोविड-19 पैंडेमिक के समय एंटीबायोटिक दवाओं का बहुत अधिक प्रयोग हुआ। इससे बहुत अधिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के इन्फेक्शन बढ़ सकते थे, किंतु इस समय हैंड वॉशिंग, साफ सफाई रखना और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कम होने के कारण यह इन्फेक्शन उतना अधिक नहीं फैल सका। इसके अलावा बिना अच्छे प्रबंधन के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ एक्सपायरी दवाओं को अनुचित तरीके से नष्ट करते हैं, जिसके कारण भी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण फूड इंडस्ट्री में भी बहुत अधिक दबाव देखा गया, जिसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तथा जानवरों की ग्रोथ के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का यूज किया जाता है। किसान अधिकतम ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए तथा इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का यूज करते हैं, जबकि एंटीबायोटिक दवाओं का यूज केवल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए होता है, ना कि उसको रोकने के लिए। मतलब एंटीबायोटिक दवा इन्फेक्शन होने से पहले खिलाने का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार के रेजिस्टेंट बैक्टीरिया फूड के द्वारा खाने के माध्यम से ज़्यादा खतरनाक इन्फेक्शन पैदा करते हैं। फसलों को इंसेक्ट से बचाने के लिए पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में फसलों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और प्रोटोजोआ से बचाने के लिए एंटीमाइक्रोबियल पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है। इससे यह एस्टीमेट लगाया गया कि व्यक्ति के एक दिवाले में 0.3 ग्राम पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है। बर्फ़ से जमे हुए क्षेत्र में ऑर्गेनिक मैटर हो सकते हैं, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से फिर से जीवंत हो सकते हैं। पर्माफ्रॉस्ट एक ऐसे क्षेत्र से संबंधित है जो कम से कम 2 या उससे अधिक सालों तक बर्फ से जमा हुआ हो। सबसे पुराना जमा हुआ क्षेत्र का समय 7 लाख साल का है। यदि क्लाइमेट चेंज से ये जमे हुए क्षेत्र पिघले तो उनसे निकलने वाले रेजिस्टेंस जीन्स अपना जीन्स दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन एक स्टडी के मुताबिक इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रेजिस्टेंट पावर आधुनिक बैक्टीरिया जो उसी क्षेत्र से संबंधित हैं की अपेक्षा बहुत कम होता है। तो इस प्रकार के माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोकने के लिए ग्लोबल कलेक्टिव एक्शन की ज़रूरत है। इसके लिए कुछ कंडीशंस में एंटीबायोटिक दवाओं का यूज कम कर देना चाहिए। जहां ज़रूरी हो वहीं लॉन्ग टाइम तक एंटीबायोटिक दवाओं का यूज हो। एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट को कम करने में उपयोगी रहा है। इसमें फार्मासिस्ट द्वारा पेशेंट को यह जानकारी दी जाती है कि एंटीबायोटिक वायरस में काम नहीं करता। स्टीवर्डशिप का यह प्रोग्राम हॉस्पिटल लेवल में भी एंटीमाइक्रोबियल दवाओं का कम उपयोग करने में सहायता करता है और यह इसमें मदद करता है कि जो प्रैक्टिशनर हैं वह सही ड्रग का उचित मात्रा में उपयोग करें। और इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को इस बारे में अवेयरनेस दिलाना कि वह अपने आसपास साफ सफाई रखें और जानवरों और फसलों में भी एंटीमाइक्रोबियल का यूज कम से कम करें। इस प्रकार भविष्य में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खतरे को कम किया जा सकता है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के प्रति लोगों को यह जानकारी ज़रूर दें। यह वीडियो उन तक शेयर ज़रूर करें
ताकि इसे आगे बढ़ने से रोका जा सके। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।